हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का हिंदी भाषा एवं व्याकरण के सेशन नंबर 8 में। तो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा एवं व्याकरण में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल हिंदी, यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रहने वाला है। वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वही सवाल डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यानी जो परीक्षा में आएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एग्जाम पास करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी एनर्जी बरकरार रहे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं छायावाद, रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो हिंदी के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्यों में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मक और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? आप सभी ने चूज कर लिया। तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल ये दिया था भाई डॉक्टर नागेंद्र ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ध्यान दीजिएगा, मध्यकाल जो है ये दो कालखंडों में विभक्त है। एक है पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा जाता है, और एक है उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल कहा जाता है। और उसके बाद आपका आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल आपके 4 युगों में विभक्त है। पहला है पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंदु युग, अगला है जागरण सुधार काल अर्थात द्विवेदी युग, अगला है छायावाद युग, उसके बाद है आपका छायावादोत्तर युग। ये आपके 4 युग में आपका आधुनिक काल विभक्त है। तो अगला क्वेश्चन है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली या फिर मैथिली। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? आप सभी ने चूज करे। तो नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है भाई ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन दे रखे हैं छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर मालवी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम और एक लिखी गई इसके द्वारा भक्तमाल, ये दोनों जो है एक ही भाषा में लिखी गई है, वो है भाई ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल और अष्टयाम के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या फिर अग्रदास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? आप सभी ने चूज कर लिया। तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं काशी, प्रयाग, पंढरपुर या फिर उज्जैन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंढरपुर। तो संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था भाई पंढरपुर से। पंढरपुर पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं रैदास, कबीरदास, गुरु नानक या फिर तुलसीदास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? आप सभी ने चूज कर लेगा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, एक है निर्गुण शाखा, एक है आपकी सगुण शाखा। तो ध्यान दीजिएगा, निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा सगुण शाखा की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी दो उप शाखाएं हैं। तो निर्गुण शाखा की कौन कौन सी है भाई? 2 उप शाखाएं, वो है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी।
और सगुण शाखा की दो उप शाखाएं हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। और साथ ही साथ ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास, और अन्य प्रसिद्ध कवियों में गुरु नानक, संत रैदास या फिर रविदास, दादू दयाल, मलूक दास, धर्मदास तथा सुंदरदास है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं कबीरदास, दादू दयाल, नानक या फिर नंददास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम क्या है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम है नंददास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं रजब, सुंदरदास, धर्मदास या फिर दादू दयाल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? आप सभी ने चूज कर लेगा। तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं कबीरदास, गुरु नानक, रैदास या फिर तुलसीदास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो तुलसीदास जो है संत कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं राग भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।